बच्चों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें सबस्ट्रेट होते हैं और अभिकर्मक होता है। जो अभिकर्मक है वो सबस्ट्रेट पे क्या करता है, आक्रमण करता है और किसका निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है। इसी के साथ हमने पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि जो सबस्ट्रेट है उसमें दो प्रकार का विखंडन होता है कि कौन कौन सा, एक तो होता है समांश विखंडन, एक होता है विषमांश विखंडन। समांश विखंडन में हमने बोला था कि दो एटम जुड़े होते हैं किसके द्वारा, सहसंयोजक बल के द्वारा, जिनकी विद्युत ऋणता कैसी होती है, समान। अगर विद्युत ऋणता यानी कि सहसंयोजक बल के द्वारा जुड़े हुए दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता अगर समान होती है तो उनके बीच में जो बंध का विदलन होता है वो कैसा होता है, समान से विदलन होता है। और अगर सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर पाया जाता है तो उनके बीच में जो विदलन होता है वो कैसा होता है, विषमांश विदलन होता है। तो समांश और विषमांश विदलन दोनों के फलस्वरूप जो मध्यवर्ती बनते हैं, एक तो होता है मुक्त मूलक, दूसरा होता है कार्ब धनायन और तीसरा होता है कार्ब ऋणायन। इसमें प्रकार के हमारे पास मध्यवर्ती बनते हैं, कौन कौन से, मुक्त मूलक, कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन। में आज का जो बच्चों हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। तो इससे पिछले वाले लेक्चर में बच्चों आपको बताया था कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती बनता है वो जितना ज्यादा स्थायी होगा उतना ज्यादा क्या बढ़ेगा, उत्पाद बनता है। यानी कि मध्यवर्ती जो अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद की मात्रा है वो किस में निर्भर करती है, बनने वाले मध्यवर्ती के स्थायित्व पर निर्भर करती है। अगर मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्थायी होगा उत्पाद उतना अधिक बनता है। तो बच्चों आज का टॉपिक हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव वे प्रभाव होते हैं जो अभिक्रिया में बनने वाले मध्यवर्ती के स्थायित्व को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव यानी कि अभिक्रिया में बनने वाले मध्यवर्ती के स्थायित्व को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। कौन घटाते हैं, बढ़ाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव के प्रकार की। तो इलेक्ट्रॉनिक जो प्रभाव हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है स्थायी और सेकंड हमारे पास है अस्थायी। स्थायी और अस्थायी। स्थायी का मतलब होता है कि अगर एक बार जो प्रभाव किसी सबस्ट्रेट में आ गया या किसी मॉलिक्यूल में आ गया तो वो परमानेंट रहता है। और अस्थायी का मतलब है कि ऐसा प्रभाव जो किसी कारक की उपस्थिति में होगा, अगर वो कारक नहीं है तो उसमें प्रभाव नहीं होगा। यानी कि ऐसे प्रभाव जो अल्प समय के लिए या कुछ समय के लिए मॉलिक्यूल में उत्पन्न होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थायी और अस्थायी। अगर स्थायी प्रभाव की बात करते हैं तो उसमें से फर्स्ट होता है प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। दूसरा हमारे पास स्थायी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो प्रभाव है वो है अनुनाद। अनुनाद जिसको कहते हैं रेजोनेंस। तीसरा हमारे पास जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव है वो है अतिसहयुग्मन। अतिसहयुग्मन
जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव में स्थायी में हमारे पास 3 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव होते हैं। फर्स्ट है प्रेरक प्रभाव जिसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा हमारे पास है अनुनाद जिसको कहते हैं रेजोनेंस, तीसरा हमारे पास है अतिसंयुग्मन जिसको कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। इसी के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव का अस्थायी प्रभाव है उसका फर्स्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक जो प्रभाव है वो क्या कार्य करते हैं कि अभिक्रिया में बनने वाले जो मध्यवर्ती है इनके स्थायित्व को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्थायी, दूसरा कैसा होता है? अस्थायी। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रेरक प्रभाव या इंडक्टिव इफेक्ट। जो प्रेरक प्रभाव है इसका एक नाम और होता है क्षेत्रीय इफेक्ट या इसको कहते हैं क्षेत्रीय प्रभाव। जो प्रेरक प्रभाव है या इंडक्टिव इफेक्ट है इसका दूसरा नाम होता है क्षेत्रीय प्रभाव या इसको क्षेत्रीय प्रभाव भी कहते हैं। कि 2 एटम है, एटम ए और एटम बी, ये दोनों आपस में एकल बंध के द्वारा या सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और हमने माना कि जो ए एटम है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता क्या है? अधिक। किससे अधिक है? बी से। तो बी की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होगी? कम। ठीक है। 2 एटम है, एटम ए और एटम बी, दोनों आपस में एकल बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं और इन दोनों में से एटम ए की विद्युत ऋणता क्या है? अधिक और बी की विद्युत ऋणता क्या है? कम। तो ये जो सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन हैं ये स्थायी रूप से विस्थापित हो जाते हैं किसकी ओर? अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर। इन सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थापन ही क्या कहलाता है? प्रेरक प्रभाव। यानी कि जो प्रेरक प्रभाव है इसमें एकल बंध के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर विस्थापित होते हैं, स्थायी विस्थापित होते हैं और इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं? प्रेरक प्रभाव कहते हैं। तो यहां से हमारे पास एटम ए पर चार्ज आएगा माइनस का और बी पे चार्ज क्या आएगा? इसमें प्लस का। अब हम बात करते हैं प्रेरक प्रभाव के प्रकार। तो प्रेरक प्रभाव 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास है प्लस आई प्रभाव, प्लस आई प्रभाव, और दूसरा हमारे पास होता है इसमें, दूसरा हमारे पास इसमें माइनस आई प्रभाव। यानी कि जो प्रेरक प्रभाव है उसके कितने प्रकार होते हैं? 2। कौन कौन से? प्लस आई प्रभाव और माइनस आई प्रभाव। अभी क्या होते हैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास एक कार्बन की श्रृंखला है और इस कार्बन की श्रृंखला से कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक्स वाई जेड कुछ भी ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें, और हमने माना कि जो ये ग्रुप है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है किसकी तुलना में? कार्बन की श्रृंखला की तुलना में। तो यहां से हमारे पास ग्रुप और इस कार्बन की श्रृंखला के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? प्रेरक प्रभाव के कारण इस अधिक विद्युत ऋणी परमाणु की ओर क्या हो जाते हैं? विस्थापित हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस ग्रुप पर चार्ज क्या आएगा? माइनस का, और इस कार्बन की श्रृंखला पे चार्ज क्या आएगा? प्लस का चार्ज आता है। तो
इस कार्बन की श्रृंखला पे प्लस का चार्ज किसकी वजह से आया? इस ग्रुप की वजह से। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की श्रृंखला से जुड़ा हुआ ऐसा ग्रुप जिस पर जो एकल बंध के इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं, जिसकी वजह से उसके ऊपर चार्ज क्या आता है? माइनस का, और इस ग्रुप की वजह से इस श्रृंखला पे चार्ज क्या आता है? प्लस का। प्लस का मतलब है कि कार्बन की श्रृंखला में इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी हो गई। यानी कि ये जो ग्रुप है इसकी वजह से इस कार्बन की श्रृंखला में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन न्यून, या हम कह सकते हैं श्रृंखला क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन न्यून श्रृंखला हो गई। अब जो ये ग्रुप है जो कार्बन की श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, जिसकी वजह से इस पे चार्ज क्या आया? माइनस का चार्ज आया। तो इस ग्रुप को तो हम कहेंगे, या इस समूह को हम कहेंगे कि आई समूह। क्या कहेंगे? आई समूह। लेकिन ये अपनी तरफ क्या कर रहा है? खींच रहा है, तो चार्ज आ रहा है माइनस का, तो इसके लगा दिया हमने माइनस, क्योंकि इस ग्रुप पे चार्ज कैसा है? माइनस का, इसीलिए इसको कहते हैं माइनस आई समूह। और इस प्रभाव को क्या कहते हैं? माइनस आई प्रभाव। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कार्बन की श्रृंखला से अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी विद्युत ऋणता कार्बन की श्रृंखला से अधिक होती है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ क्या कर लेता है? आकर्षित कर लेता है, खींच लेता है, जिसकी वजह से उस ग्रुप पर चार्ज आता है माइनस का, और कार्बन की श्रृंखला पे चार्ज आता है प्लस का। तो ये जो ग्रुप है ये कहलाएगा माइनस आई समूह या माइनस आई ग्रुप, और ये जो पूरा प्रभाव है ये क्या कहलाता है? माइनस आई प्रभाव। तो माइनस आई प्रभाव का मतलब क्या है? कि ऐसे ग्रुप रहेंगे जो कार्बन की श्रृंखला से इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेंगे, जिसकी वजह से खुद पर चार्ज क्या आएगा? माइनस का चार्ज आएगा, और कार्बन की श्रृंखला पे चार्ज क्या आएगा? प्लस का। यानी कि जो कार्बन की श्रृंखला है इस माइनस आई समूह की वजह से इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, इसीलिए इस श्रृंखला को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन न्यून श्रृंखला कहते हैं। अब यहां से जो सिंगल बंध के इलेक्ट्रॉन इस अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर गए तो चार्ज आया माइनस का। जब ये साझे के इलेक्ट्रॉन इस ग्रुप पे गए तो इस ग्रुप की वजह से इस कार्बन पे चार्ज क्या आया? प्लस का चार्ज आया। अब इस कार्बन की वजह से इस कार्बन पे भी चार्ज आएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डबल डेल प्लस, और इस कार्बन की वजह से इस कार्बन पे चार्ज आएगा ट्रिपल डेल प्लस। इसमें तो ये जो हमारे पास कार्बन की श्रृंखला है इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। इसमें अगर हम बात करें कि सर ये भी हमारे पास प्लस का चार्ज है, ये भी हमारे पास प्लस का चार्ज है, ये भी हमारे पास प्लस का चार्ज है, तो इन तीनों में से सबसे अधिक प्लस का चार्ज किसमें होगा? यानी कि इन तीनों कार्बन में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन की कमी कौन से कार्बन में होगी? तो ये जो हमारे पास पहला वाला कार्बन है ये इस ग्रुप के पास है, ठीक है। जब इस ग्रुप के पास है तो इस ग्रुप के द्वारा इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचा जाएगा, तो उसकी वजह से यहाँ पे चार्ज क्या होगा? थोड़ा अधिक होगा। लेकिन इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से क्या है? दूर स्थित है ये ग्रुप, तो इसकी तुलना में जो ये ग्रुप है इस कार्बन की तुलना में इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा कम आकर्षित करता है। सेम इसी प्रकार इस कार्बन की तुलना में इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन इन कार्बन की तुलना में कम आकर्षित करता है। मतलब सबसे अधिक आकर्षण बल क्या होगा? इस कार्बन पे, फिर उससे कम आकर्षण बल किस पे होगा? इस कार्बन पे, फिर उससे कम किसको इस कार्बन पे। जहां आकर्षण बल ज्यादा है वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा
आकर्षित होंगे, यानी कि डेल जो चार्ज है प्लस का वो क्या होगा, ज्यादा। तो हम यहां तीनों में से कह सकते हैं कि जो डेल प्लस चार्ज है वो सबसे अधिक है। उससे कम कौन सा है, डबल डेल प्लस, और उससे कम कौन सा है, ट्रिपल डेल प्लस। तो ये हमारे पास चार्ज का ऑर्डर है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती है वैसे वैसे माइनस आई प्रभाव का, माइनस आई समूह के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचने का जो गुण है, जो प्रवृत्ति है, वो क्या होती है, घटती है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेरणिक प्रभाव है वो दूरी बढ़ने पर घटता है। ठीक है, जो प्रेरणिक प्रभाव है वो दूरी बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। तो ये हमने पढ़ा इसमें माइनस आई प्रभाव। माइनस आई मतलब इसमें जो माइनस आई समूह होते हैं जो किसी कार्बन की श्रृंखला से जुड़कर कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है, उस श्रृंखला के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे, जिसकी वजह से इन ग्रुप पे चार्ज आएगा माइनस का और कार्बन की श्रृंखला पे चार्ज आएगा प्लस का। इन ग्रुप पे माइनस का चार्ज आया है, इसीलिए इन ग्रुप को क्या कहते हैं, माइनस आई समूह कहते हैं, और इस प्रभाव को क्या कहते हैं, माइनस आई प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो माइनस आई समूह की बात करें तो माइनस आई समूह हमेशा हमेशा इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की श्रृंखला से खींचने का कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की कि माइनस आई के जो एग्जाम्पल हैं कौन कौन से हैं। तो हम बात कर रहे हैं किसके, माइनस आई के एग्जाम्पल, जो समूह है। माइनस आई समूह का मतलब जो कार्बन की श्रृंखला से इलेक्ट्रॉन खींचने का क्या रखेंगे, प्रवृत्ति रखते हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट हमारे पास इसमें NO2, उसके बाद हमारे पास है CN SO3H, फिर उससे कम हमारे पास में CHO, उससे कम है CO, उससे कम है COOH, उससे कम हमारे पास में है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। उससे कम हमारे पास है अल्कोहल का, OH का, और उससे कम हमारे पास है NH2 का, और उससे कम हमारे पास C6H5 फेनिल का है, और सबसे कम किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो ग्रुप हैं वो कैसे हैं, माइनस आई समूह या माइनस आई ग्रुप। तो अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो सबसे अधिक माइनस आई प्रभाव कौन दर्शाएगा, NO2, उससे कम कौन दर्शाएगा, CN, उससे कम कौन दर्शाएगा, SO3H, उससे कम कौन दर्शाएगा, CHO, उससे कम कौन, CO। यानी कि जिस तरह नीचे की तरफ जाते हैं तो इनका माइनस आई प्रभाव घटता जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको इसमें किसी समूह के साथ NO2 जोड़ दिया या Na2 जोड़ दिया इसमें, तो सबसे ज्यादा माइनस आई प्रभाव किसका होगा, NO2 का, मतलब श्रृंखला से ज्यादा कार्बन कौन खींचेगा इसमें, NO2। तो ये हमारे पास है माइनस आई प्रभाव का घटता हुआ क्रम। अब इसके डेफिनेशन की बात करते हैं कि माइनस आई की तो हम देख लिया कि कार्बन से जुड़े हुए समूह इसमें, लेकिन यहां से इंपॉर्टेंट बात इसकी करें इसमें तो कार्बन के साथ जैसे कोई भी, जैसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ क्या, हाइड्रोजन, तो इनकी जो विद्युत ऋणता होती है वो लगभग कैसी होती है, समान होती है। तो अगर कोई भी हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप जुड़ेगा जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, आकर्षित करेगा अपनी तरफ, तो उसकी विद्युत ऋणता हाइड्रोजन से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। जब हाइड्रोजन से अधिक होगी तभी तो ये खींच पाएगा इसमें। या हम ये भी कह सकते हैं कि
कार्बन के साथ जुड़ा हुआ ऐसा ग्रुप जिसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक। किससे अधिक होती है, कार्बन से। ठीक है, अगर डेफिनेशन की बात करें तो आपके नोट्स में, आपके बुक में इस प्रकार दी गई है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणता वाला जो समूह जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से क्या होना चाहिए, अधिक विद्युत ऋणता, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति ज्यादा होगी हाइड्रोजन से। तो इसकी डेफिनेशन ये कह सकते हैं, जब कार्बन के साथ हाइड्रोजन से अधिक विद्युत ऋणता वाला समूह जुड़ा हुआ है तो साजे के इलेक्ट्रॉन उस ग्रुप के द्वारा अपनी ओर खींच लिए जाते हैं, जिसकी वजह से उस ग्रुप पे चार्ज आएगा माइनस का। तो इस ग्रुप को कहते हैं माइनस आई ग्रुप या माइनस आई समूह, और यह प्रभाव क्या कहलाता है, माइनस आई प्रभाव कहलाता है। तो ये हमारे पास ऑर्डर है इसमें। तो फर्स्ट हम पढ़ चुके हैं माइनस आई प्रभाव, और इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि माइनस आई प्रभाव चाहे प्लस आई प्रभाव, इसमें जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रेरक प्रभाव भी क्या होता है, कम होता जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेरक प्रभाव है ये डिपेंड, निर्भर करता है किस पर निर्भर करता है, दूरी पर। दूरी बढ़ने के साथ साथ उसका प्रभाव कम होगा, चाहे वो प्लस आई प्रभाव हो या माइनस आई प्रभाव हो। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट हमारे पास जो टाइप है प्लस आई प्रभाव। अब इसमें जैसे हमारे पास कोई भी कार्बन की श्रृंखला है और इस कार्बन की श्रृंखला से कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है, किससे कम होती है, इस कार्बन की श्रृंखला से या इस कार्बन से। तो इस कंडीशन में जो सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन की तरफ क्या होते हैं, विस्थापित होते हैं। ऐसा लग रहा है कि इस ग्रुप के द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, धक्का दे दिया। ठीक है, जब कार्बन की श्रृंखला से ऐसा ग्रुप जुड़ा होता है जिसकी विद्युत ऋणता कम है किसी कार्बन की श्रृंखला से, तो उस समय जो सिंगल बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस ग्रुप से किसकी ओर विस्थापित हो जाते हैं, कार्बन की श्रृंखला की ओर विस्थापित हो जाते हैं, और जिसकी वजह से इस ग्रुप पे चार्ज आएगा क्या, प्लस का, और कार्बन की श्रृंखला पे चार्ज क्या आएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है इस पे चार्ज क्या है, प्लस का, तो इसको कहेंगे प्लस आई ग्रुप या प्लस आई समूह। और ये जो पूरा प्रभाव है ये क्या कहलाएगा, प्लस आई प्रभाव कहलाता है। अब फिर से अगर हम बात करें तो यहाँ पे चार्ज क्या, इस कार्बन पे माइनस है, किसकी वजह से, इस ग्रुप की वजह से, ध्यान रखना इसमें, इस ग्रुप की वजह से है, इसीलिए इसको बोला प्रेरक प्रभाव, इंड्यूस होता है, इंडक्टिव मतलब इंड्यूस मतलब दूसरे से प्रेरित होके। जैसे एग्जांपल, ये हमारे पास कार्बन की श्रृंखला है, क्या इसमें कोई प्लस माइनस होगा, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इन सभी एटम की विद्युत ऋणता कैसे समान, कोई एटम भी कैसे है, समान है। अगर इसके साथ इस पे कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जाए जिसकी विद्युत ऋणता क्या है, अधिक, तो अधिक है तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, तो चार्ज आएगा माइनस का, श्रृंखला पे चार्ज क्या है, प्लस का। तो इस श्रृंखला पे चार्ज किसकी वजह से आया, इस ग्रुप की वजह से। तो ये प्रेरित होकर, इससे प्रेरित होकर श्रृंखला पे चार्ज क्या है, प्लस का। तो यही तो प्रभाव है, कौन सा, प्रेरक प्रभाव, मतलब दूसरे की उपस्थिति में होना इसमें। तो इस ग्रुप की वजह से इस कार्बन पे चार्ज क्या है, डेल माइनस का, और इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, डेल माइनस, डेल डेल माइनस, और इस पे आएगा डेल डेल माइनस। इसको कुछ जो टीचर होते हैं वो इसको ऐसे पढ़ाते, इसमें कार्बन कार्बन, इस पे लिख दिया डेल प्लस, इस पे लिख दिया डेल डबल प्लस, डेल ट्रिपल प्लस। बात एक ही हमारे पास, हमने ट्रिपल डेल यूज किया इसमें। ठीक है,
तो यहां से हमारे पास कार्बन की श्रृंखला पे जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए जो कार्बन की श्रृंखला है वो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं। ठीक है, कार्बन की श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अधिक हो जाते हैं। तो अगर कार्बन की श्रृंखला से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसकी विद्युत ऋणता कम है, किससे कम है, कार्बन की श्रृंखला से, तो सिंगल बंध के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस ग्रुप से किस पे आ जाते हैं, कार्बन की श्रृंखला से, और इसलिए इसकी वजह से ग्रुप पे चार्ज क्या आएगा, डेल प्लस, तो प्लस का चार्ज है तो क्या कहलाएगा इसमें, प्लस आई समूह। फिर से अगर हम बात करते हैं चार्ज की, तो हमारे पास ये जो कार्बन एटम, ये जो कार्बन है ये इस ग्रुप के नजदीक है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहाँ पे आएंगे इसमें, और इसका प्रभाव कम होगा इसकी तुलना में, इसका प्रभाव क्या होगा, कम, यानी कि इलेक्ट्रॉन है यहाँ तक क्या पहुंचेंगे, कम। तो सबसे ज्यादा माइनस चार्ज है डेल इसमें, उससे कम हमारे पास डबल डेल माइनस, और उस पे हमारे पास है ट्रिपल डेल माइनस। यानी कि हम फिर ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे इस ग्रुप से क्या बढ़ रही है, दूरी बढ़ रही है, वैसे वैसे माइनस के चार्ज में क्या है, कमी। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रेरक प्रभाव डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस यानी कि दूरी पर निर्भर करता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, इस ग्रुप से दूरी बढ़ेगी, वैसे वैसे इसके चार्ज, माइनस के चार्ज में क्या आती जाएगी, कमी आती जाएगी इसमें। तो ये हमारे पास है प्लस आई। और अब हम बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल की बात करें प्लस आई, तो सबसे अधिक प्लस आई होता है O माइनस का, उससे कम होता है हमारे पास में COO माइनस, इसका नाम होता है इसमें कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। फिर उसके बाद होता है हमारे पास में 3 डिग्री एल्किल ग्रुप का, फिर उससे कम होता है 2 डिग्री एल्किल ग्रुप का, उससे कम होता है 1 डिग्री एल्किल ग्रुप का, और उससे कम होता है किसका, CH3 का। तो ये हमारे पास जितने भी समूह होते हैं, ये हमेशा हमेशा जब कार्बन की श्रृंखला से जुड़ते हैं तो सिंगल बंध के इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की श्रृंखला की ओर क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं, उनको धक्का देते हैं। तो ये सारे के सारे ग्रुप क्या कहलाएंगे, प्लस आई ग्रुप कहलाते हैं। तो ये हमारे पास था प्रेरक प्रभाव। अब हम बात करते हैं प्रेरक प्रभाव के इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो प्रेरक प्रभाव है वो केवल और केवल किस पे मान्य होता है, एकल बंध पे, सिंगल बॉन्ड पर ही लागू होता है। ठीक है, अभी तक आपने जितने भी एग्जांपल देखे हैं वो सारे कैसे हैं, एकल बंध के हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेरक प्रभाव केवल और केवल एकल बंध पर ही क्या होता है, लागू होता है। अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की इसमें, तो जैसे जैसे इस ग्रुप से दूरी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे प्रेरक प्रभाव में क्या होती है, कमी होती जाती है। तो इसका सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख सकते हैं कि जो प्रेरक प्रभाव है वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है, दूरी पे। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे प्रेरक प्रभाव में क्या आती है, कमी। अब इसके बाद जो हमारे पास इसके प्रेरक प्रभाव के उपयोग हैं, ये उपयोग हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप सेकंड लेक्चर को अच्छी तरह प्रिपेयर करके आना। इसका उपयोग तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा जब आप इसके 1-2 एग्जाम्पल करोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप इस लेक्चर को फर्स्ट और इस लेक्चर को तैयार करके आना इसमें। ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ा है इसमें से एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में से सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनता है कि समांश विखंडन और विषमांश विखंडन को परिभाषित कीजिए या उदाहरण देकर समझिए। एक क्वेश्चन बनता है
आज जो आपने पढ़ा है इसमें आता है निम्न पर टिप्पणी लिखिए, और जैसे लिख दिया इसमें प्रेरणिक प्रभाव, तो ये 2 क्वेश्चन बनते हैं यहां से, ठीक है। उसके अलावा जो आपने पढ़ा है वो आपको याद रखना है, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जा रहे हो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। धन्यवाद।